नमस्कार आप सभी को। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और फंडामेंटल टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, अ, जो है अकाउंटिंग थ्योरी। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स बुक का। अकाउंटिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है जो बिजनेस की फाइनेंशियल स्टोरी को सामने रखती है। इस थ्योरी के थ्रू हम समझेंगे कि अकाउंटिंग के पीछे का लॉजिक क्या है, कौन से प्रिंसिपल्स और अजम्पशंस उसे गाइड करते हैं, और किस तरह से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिलायबल, रिलीवेंट और कंपेरेबल बनाया जाता है। ये क्लास उन सभी लर्नर्स के लिए बहुत वैल्यूएबल होगी जो अकाउंटिंग को सिर्फ सब्जेक्ट नहीं, बल्कि एक डिसीजन मेकिंग टूल के रूप में देखना चाहते हैं। चाहे आप एमबीए के पर्सपेक्टिव से, या बीबीए के पर्सपेक्टिव से, या नेट जेआरएफ के पर्सपेक्टिव से इसे देख रहे हैं। ये क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। अकाउंटिंग थियरी एक कमाल की क्लास रहने वाली है, आप इस बात का भरोसा करिए, जहाँ पे आपको लगभग सारी चीजें कवर की जाने वाली हैं। लेट्स गो फॉरवर्ड। अब बात है, अकाउंटिंग को बिजनेस की लैंग्वेज कहा जाता है, क्यों? यहाँ हम अकाउंटिंग थ्योरी के ऑब्जेक्टिव्स समझने वाले हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देंगे जो आगे के टॉपिक्स को समझने में मदद करेगा। ठीक है। पहली बात है बेसिक कॉन्सेप्ट, जहाँ पे हम समझेंगे कि अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग, मतलब इस लेक्चर के बाद आपको क्या क्या समझ में आ जाएगा उसकी बात करने वाले हैं। अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग के कॉन्सेप्ट समझेंगे। बुक कीपिंग एक क्रिटिकल एक्टिविटी है जो सिर्फ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करती है, जबकि अकाउंटिंग एक ब्रॉडर टर्म है, जिसका मतलब होता है रिकॉर्ड करना, समराइज करना, इंटरप्रेट करना और कम्युनिकेशन को रिकॉर्ड करना। बात फिर आती है डिफरेंशिएट बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में फर्क क्लियर करना बहुत जरूरी है। बुक कीपिंग एक पार्ट है और अकाउंटिंग उससे आगे बढ़कर एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग तक जाती है। अब बात आती है यूजर इंफॉर्मेशन की। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स दो तरह के होते हैं। इंटरनल जैसे मैनेजमेंट और ऑनर, और एक्सटर्नल जैसे क्रेडिट होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट। हर एक की अलग अलग नीड्स होती हैं। अब बात आती है टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स की। तो टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स में हम समझेंगे कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या हैं, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, प्रॉफिट लॉस, ये सब क्या है। ये टर्म्स हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होते हैं। आगे की बात है अजम्पशन और प्रिंसिपल्स के बारे में हम देखेंगे कि फंडामेंटल अजम्पशंस जैसे गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्यूरल, और प्रिंसिपल्स जैसे बिजनेस एंट्री, प्रोड्यूस और मैचिंग प्रिंसिपल इंश्योर कैसे करते हैं। ये सब हम यहाँ समझने वाले हैं। और अब बात आती है स्टैंडर्ड्स और आईएफआरएस की। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडिया में आईसीएआई इशू करता है, जबकि आईएफआरएस ग्लोबल आईएएसबी इशू करता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। और एएस रूल बेस्ड होते हैं, और आईएफआरएस प्रिंसिपल बेस्ड और फेयर वैल्यू पे फोकस करता है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स आपको एक रोड मैप देते हैं अकाउंटिंग का, और आप इस लेक्चर के बाद ये सारी चीजें क्लियरली समझ जाने वाले हैं। सो लेट्स गो फॉरवर्ड। अब बात है इंट्रोडक्शन की। तो व्हाट इज अकाउंटिंग? तो अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर्स। तो अकाउंटिंग को बिजनेस की लैंग्वेज कहा जाता है, क्योंकि
ये हर बार स्टेक होल्डर्स को बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करता है। किसे करता है? किसे करता है? स्टेक होल्डर्स को। इस इंट्रोडक्शन में हम अकाउंटिंग के ओरिजिन और डेफिनेशन को समझने वाले हैं, तो समझ लेते हैं एक बार। लेट्स अंडरस्टैंड। पहली बात तो ये थी कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ, जैसे ह्यूमन बीइंग में लैंग्वेज यूज होती है कम्युनिकेशन के लिए, वैसे ही बिजनेस के लिए अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है। ये ऑनर्स, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स और गवर्नमेंट तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। अब बात आती है डबल एंट्री सिस्टम की। डबल एंट्री सिस्टम क्या है? तो डबल एंट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय लुका पासियोली इन 15th सेंचुरी, फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग। तो 15th सेंचुरी में लुका पैसियोली ने डबल एंट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। और इस सिस्टम का प्रिंसिपल है कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। ये बेसिस है मॉडर्न अकाउंटिंग का। अब बात करते हैं किसकी? एआईसीपीए की। तो एआईसीपीए के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग एक आर्ट है जो मॉनेटरी और बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड, क्लासिफाई और समराइज करता है, और फिर उन रिजल्ट को इंटरप्रेट करता है। मतलब अकाउंटिंग सिर्फ नंबर लिखना नहीं है, बल्कि उन्हें समझने और एक्सप्लेन करने की कैपेसिटी। अंडरस्टूड? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग मॉनेटरी और बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अब बात आती है लॉजिकल प्रोसेस की। तो अकाउंटिंग इज अ लॉजिकल एंड सीक्वेंशियल प्रोसेस। कैसा है? अकाउंटिंग एक लॉजिकल और सीक्वेंशियल प्रोसेस है जो एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस को क्वांटिफाई करता है। ये इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और स्टेक होल्डर्स को प्रूडेंट इकोनॉमिक डिसीजन लेने में हेल्प करती है, जैसे एक्सपेंशन, इन्वेस्टमेंट या क्लोजर। तो इंट्रोडक्शन से क्लियर होता है कि अकाउंटिंग यहाँ हमने कवर कर लिया कि अकाउंटिंग से क्या समझ में आता है। अकाउंटिंग से समझ में आता है कि ये एक स्ट्रक्चर्ड और साइंटिफिक प्रोसेस है जो बिजनेस के लिए कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग के बैकबोन होता है। इज दैट क्लियर? सो लेट्स गो फॉरवर्ड। आप इंट्रो देख लीजिए। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग समझेंगे। अकाउंटिंग का मेन पर्पज है बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना और उसे स्टेक होल्डर्स तक पहुंचाना। इस स्लाइड ना यहाँ पे इस स्लाइड पे जो ये आपका स्लाइड है, यहाँ हम क्या क्या करने वाले हैं। तो वेरी फर्स्टली वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, कीपिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। कहाँ से शुरू करें? कीपिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, maintaining structured, accurate and complete records to prevent error and fraud। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। अगर रिकॉर्ड स्ट्रक्चर्ड और एक्यूरेट हैं तो फ्रॉड और एरर को अवॉइड किया जा सकता है। अगर रिकॉर्ड स्ट्रक्चर्ड और एक्यूरेट हैं तो फ्रॉड और एरर्स अवॉइड हो ही जाएंगे। अब बात आती है कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस की। तो assessing the financial results and operating efficiency during a specific accounting period। Let's understand it। अकाउंटिंग से हमें पता चलता है कि एक स्पेसिफिक पीरियड में बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया या लॉस फेस किया। ये एफिशिएंसी मेजर करने में हमारी हेल्प करता है। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, डिटरमाइनिंग
फाइनेंशियल पोजीशन पे। लेट्स अंडरस्टैंड इट। बैलेंस शीट एक स्नैपशॉट है, एक पिक्चर की तरह है, जो बताता है कि बिजनेस की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, एसेट कितने हैं और लायबिलिटीज कितनी है। ये क्लियर करता है, फाइनेंशियल पोजीशन क्लियर करता है। अब प्रोवाइडिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन, लेट्स अंडरस्टैंड इट हाउ। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर्स, लेंडर्स और मैनेजमेंट के लिए यूजफुल होती है। हर यूजर अपने एनालिसिस के लिए डाटा यूज करता है, कम्युनिकेटिंग डाटा यूजर्स टू whom, to investors, lenders, management for their customized analysis and decision making। अब बात करते हैं हम फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट डिसीजंस की बात कर रहे हैं। तो अब समझ लीजिए, एडिंग मैनेजमेंट इन प्रिपेयरिंग बजट, फोरकास्टिंग रिजल्ट्स एंड मेकिंग स्ट्रेटेजिक चॉइसेस, फॉर एग्जांपल एक्सपेंशन और शटडाउन। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग डाटा के का यूज करके बजट बनाता है, फोरकास्टिंग करता है और एक्सपेंशन या शटडाउन जैसे स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेता है। इज दैट क्लियर? अब बात आती है सेफ गार्डिंग एसेट्स की। तो क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने से मैनेजमेंट को अपने एसेट्स पर कंट्रोल मिलता है और उनकी सेफ्टी इंश्योर होती है। अब इन शॉर्ट, अकाउंटिंग एक डिसीजन मेकिंग टूल है जो बिजनेस को सिस्टमेटिक और ट्रांसपेरेंट बनाता है। कैसा बनाता है? सिस्टमेटिक और ट्रांसपेरेंट बनाता है। लेट्स गो फॉरवर्ड टू द बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग एक बेसिक और फंडामेंटल स्टेज है अकाउंटिंग सिस्टम का। इसका मेन काम है सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई और रिकॉर्ड करना, और कुछ नहीं। क्या करना? जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं उनको आइडेंटिफाई करना और रिकॉर्ड करना। तो अब यहां से हम समझ लेते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड इट। Bookkeeping is concerned exclusively with identification and recording of monetary business transactions। हमने ये समझ लिया, बुक कीपिंग एक्सक्लूसिवली कंसर्न होता है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने से, जैसे सेल्स, परचेज, कैश रिसीप्ट और पेमेंट। नॉन मॉनेटरी चीजें रिकॉर्ड नहीं होती हैं बुक कीपिंग में, ये याद रखना। अब आगे क्या है? प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग की कौन सी स्टेज है? प्राइमरी स्टेज है। दिस इज द फर्स्ट एंड प्राइमरी स्टेज of the accounting system and involves routine clerical activities carried out by junior staff। ये अकाउंटिंग का पहला स्टेप है। इसमें रूटीन और क्लरिकल एक्टिविटीज होती हैं, जैसे स्टाफ परफॉर्म करते हैं, जैसे लेजर पोस्टिंग और जर्नल एंट्रीज, कैश बुक में मेंटेन करना, ये सारी चीजें शामिल हैं। अब बात आती है हमारे लास्ट पॉइंट तक आ जाते हैं हम, डिफरेंस फ्रॉम अकाउंटिंग। के अकाउंटिंग से बुक कीपिंग अलग कैसे है? तो अकाउंटिंग एक बहुत वाइडर टर्म है, बुक कीपिंग एक बहुत ही नैरो टर्म है। बुक कीपिंग सिर्फ रिकॉर्डिंग तक लिमिटेड है। किस चीज की? जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन उनकी। लेकिन अकाउंटिंग एक ब्रॉडर ब्रॉडर प्रोसेस है, जिसमें रिकॉर्डिंग के साथ समराइजिंग, कम्युनिकेशन और इंटरप्रिटेशन भी होता है। मतलब अकाउंटिंग से हमें फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस का एनालिसिस मिलता है, जबकि बुक कीपिंग क्या है? केवल उन ट्रांजेक्शन्स को नोट डाउन किए जाने का प्रोसेस है, चाहे क्रेडिट हुआ हो चाहे डेबिट हुआ हो। लेट्स गो फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका है कंपोनेंट्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड स्टेटमेंट्स। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को समझने के लिए हमें उसके मेजर कंपोनेंट्स देखने होते हैं। ये कंपोनेंट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन, पॉलिसीज और कैश फ्लो को कवर करते हैं। स्टेटमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सबसे पहला कंपोनेंट है,
इनकम स्टेटमेंट। क्या है? इनकम स्टेटमेंट जो एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर नेट प्रॉफिट या लॉस शो करता है। ये बताता है कि बिजनेस ने अपने ऑपरेशन से कितना अर्न किया, कितना लॉस किया। इज दैट क्लियर? क्या बताता है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ये क्या बताता है? बताता है कि बिजनेस ने एक स्पेसिफिक पीरियड में कितना नेट प्रॉफिट बनाया, कितना लॉस फेस किया है। यू गॉट इट? लेट्स गो फॉर द सेकेंड पॉइंट, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन। बैलेंस शीट एक स्नैप एक इमेज है जो बताती है कि जो एसेट्स और लायबिलिटीज हैं वो किस तरह है, उनका डिटेल प्रेजेंट करती है। इससे हमें पता चलता है कि बिजनेस की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और सॉल्वेंसी क्या है, क्या सिचुएशन है। द बैलेंस शीट डिटेलिंग एसेट्स एंड सोर्स ऑफ फंड्स, कैपिटल, लायबिलिटीज, उन सबको शो करती है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। अब बात आती है हमारे थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट क्या है? स्केड्यूल एंड नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट एक एक्सप्लेनेटरी पार्ट होते हैं जो लाइन आइटम्स को डिटेल में समझाते हैं। कैसे? ये अकाउंटिंग पॉलिसी जैसे रिकॉग्निशन, वैल्यूएशन और डिस्क्लोजर को क्लैरिफाई करते हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी और रिलायबिलिटी मेंटेन हो। इज दैट क्लियर? अब आते हैं हम कैश फ्लो और ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट पर। सीएफएस कहते हैं हम इसे। कैश फ्लो स्टेटमेंट इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश को, जो इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, जो भी कैश, उसको रिकॉर्ड करता है। ये ओपनिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटीज के लिए कैश मूवमेंट शो करता है, जो लिक्विडिटी और कैश मैनेजमेंट के लिए तो बहुत क्रूशियल चीज है। इन शॉर्ट ये समझ लीजिए कि ये चार कंपोनेंट्स एक कंप्लीट पिक्चर देते हैं परफॉर्मेंस, पोजीशन, पॉलिसीज और कैश फ्लो की। तो फर्स्ट में हमें क्या पता चलता है? यहाँ पे हमें पता चलता है परफॉर्मेंस, और यहाँ पे हमें क्या पता चलता है? यहाँ पता चलती है हमें पोजीशन। यहाँ पे हमें पता चलती है, क्या पता चलती है? पॉलिसीज पता चलती है। और यहाँ पे हमें पता चलता है फ्लो। आई होप यहाँ तक हम क्लियर कर पाए हैं। लेट्स गो फॉरवर्ड। अब हम आते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग पे। तो अकाउंटिंग के अलग अलग ब्रांचेस होते हैं। फर्स्ट जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन फोकस होता है, जनरल पर्पस होता है, अ, वो है जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, जो एक्सटर्नल यूजर्स के लिए होता है, जैसे इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स और रेगुलेटर्स। ये गैप के रूल्स को फॉलो करता है और बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन डिपिक्ट करता है। फोकसेस ऑन जनरेटिंग जीपीएफएस फॉर एक्सटर्नल यूजर्स। और रूल्स किसके? तो जीएएपी के रूल्स को फॉलो करता है। अब बात आती है कॉस्ट अकाउंटिंग की। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो रोल है वो ये है, cost accounting determines the total cost or per unit cost of goods produced or service rendered and projected projects undertaken. So let's understand. कॉस्ट अकाउंटिंग का रोल है गुड्स प्रोड्यूस करने, सर्विस रेंडर करने या प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक करने की टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करना। ये मैनेजमेंट को प्राइसिंग और कॉस्ट कंट्रोल डिसीजन लेने में मदद करता है। लास्ट आपका आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स
financial information to management for planning, organizing and controlling operations and making business decision। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंटरनल यूजर्स के लिए होता है, मेनली मैनेजर्स। ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग ऑफ ऑपरेशन में हेल्प करता है। इसकी बेसिस पर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक बिजनेस डिसीजन ले सकता है। ठीक है, अब बात समझते हैं कि समरी क्या है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की। तो इन शॉर्ट आप ऐसे समझिए कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए, कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट एनालिसिस के लिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंटरनल डिसीजन मेकिंग के लिए, और इन तीनों ब्रांचेस को मिलाकर बिजनेस को कंप्लीट फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सकता है। अंडरस्टूड? लेट्स गो फॉरवर्ड। अब बात आती है इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड। तो दो तरह की कैटेगरी में हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। इनकी कैटेगरी क्या हो सकती है? दो तरह की कैटेगरी होगी, एक इंटरनल होगा, एक एक्सटर्नल होगा। इंटरनल में कौन कौन से आएंगे? ऑनर आएगा, मैनेजमेंट आएगा। और एक्सटर्नल में क्या आएंगे? क्रेडिटर्स आएंगे, सप्लायर आएंगे, लेंडर आएंगे और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स आएंगे। इनको क्यों चाहिए जो इंफॉर्मेशन है? तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, नेट प्रॉफिट, ग्रोथ रेट, ये सब समझने के लिए चाहिए। ठीक है, इंटरेस्टेड आउनर्स को एक बार फिर से समझते हैं। आउनर्स को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से अपने इन्वेस्टमेंट के रिटर्न, नेट प्रॉफिट और ग्रोथ रेट का पता चलता है। ये उनके लिए परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। जबकि मैनेजमेंट के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग डाटा का यूज करके अलग अलग सेगमेंट का रेट ऑफ रिटर्न एनालिसिस करने के लिए काम आता है। इसके बेसिस पर वो बजटिंग, फोरकास्टिंग, प्लानिंग डिसीजन लेते हैं। अब एक्सटर्नल यूजर्स की बात करें तो क्रेडिट सप्लायर के लिए क्या है? शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, एबिलिटी टू पे डेब्ट्स ऑन टाइम। क्रेडिटर्स और सप्लायर्स शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी देखते हैं, मतलब बिजनेसेस अपने शॉर्ट टर्म डेब्ट्स टाइमली पे कर पाया या नहीं। लेंडर्स क्या देखते हैं? बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, उनको रीपेमेंट कैपेसिटी और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी चेक करनी होती है। इससे उन्हें बिजनेस की क्रेडिट वर्दिनेस समझ आती है। अब लास्टली पोटेंशियल इन्वेस्टर की बात करें तो इन्वेस्टर्स बिजनेस रिस्क, अर्निंग पर शेयर और फ्यूचर जो प्रोस्पेक्ट्स इवेल्यूएट कर सकते हैं। ये डिसाइड करता है कि वो कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं। कंपनी मेनली इन्वेस्टमेंट के लिए कैसी। आप इन समरी या इस का एक मीन इस तरह समझिए कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हर एक स्टेक होल्डर के लिए कस्टमाइज्ड वैल्यू प्रोवाइड करती है अलग अलग तरीके से। ऑनर्स और मैनेजमेंट के लिए परफॉर्मेंस और प्लानिंग, और एक्सटर्नल पार्टीज के लिए सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है। अंडरस्टूड? लेट्स गो फॉरवर्ड। अब आती है बारी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन तभी यूजफुल होती है जब उसके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स स्ट्रांग हो। ये एट्रीब्यूट्स इंश्योर करते हैं कि डाटा रिलायबल, रिलीवेंट, इजी टू अंडरस्टैंड और कंपेरेबल हो। तो जो पहली चीज हम समझने वाले हैं वो है आपकी रिलायबिलिटी। तो information must be represent information must represent actual facts and be verifiable through supporting source document। इंफॉर्मेशन रिलायबल तब होती है जब वो एक्चुअल फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करे और वेरीफाई हो सके कि जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू वो आ रही है, मतलब जो फिगर्स दिखाए गए हैं उनके पीछे ऑथेंटिक एविडेंस होना चाहिए। अब बात आती है रिलीवेंस की। लेट्स अंडरस्टैंड द रिलीवेंस।
must be available in time to influence economic decisions and help users to predict future financial position. इंफॉर्मेशन रिलेवेंट तब होती है जब वो टाइमली अवेलेबल हो और इकोनॉमिक डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करे। अगर डाटा टाइम पर मिले तो यूजर्स अपनी फ्यूचर फाइनेंशियल पोजीशन प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर एक सेशन जो 2025-26 चल रहा है इसका डाटा मुझे पीएनएल देखना है किसी कंपनी के लिए, वो मुझे मिलता है 2027 में जाकर के, तो क्या ये मेरे काम का रहेगा? नहीं रहेगा। मुझे जो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने कितनी अर्निंग की है उसकी जानकारी मुझे अभी चाहिए अगर मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ। अगर मैं मैनेजर के तौर पे डिसीजन लेने वाला हूँ तो भी मुझे अभी चाहिए। और एज अ ओनर अगर मैं पोजीशन देखने वाला हूँ कि प्रॉफिट है या लॉस है तो भी मुझे अभी चाहिए। अब बात आती है अंडरस्टैंडेबिलिटी की। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड इट। लेट्स अंडरस्टैंड द अंडरस्टैंडेबिलिटी। Understandability presents presentation must be concise and easily interpreted by users. इंफॉर्मेशन कंसाइज और सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट होनी चाहिए ताकि यूजर्स इजीली इंटरप्रेट कर सके। अगर प्रेजेंटेशन कॉम्प्लेक्स होगा तो डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आएगी। अब बात आती है कंपेरेबिलिटी की। लास्ट, कंपेरेबिलिटी। तो कंपेरेबिलिटी क्या है? कंपेरेबिलिटी इनेबल्स कंपैरिजन with prior years uh, and with other entities, intra-firm and inter-firms। हम कंपेयर कर पाते हैं। कंपेरेबिलिटी का मतलब है कि इंफॉर्मेशन को पास्ट ईयर्स के साथ कंफर्म कंपेयर किया जा सके। इंट्रा फर्म का मतलब है अपनी ही फर्म के पिछले एक अपनी ही फर्म का पिछला, मतलब 2024-25 और 2025-26 के लिए मैं कंपेयर कर सकूं, ये मेरा मतलब है। इसे हम इंट्रा फर्म कहेंगे। अब एक ही फर्म के दो परफॉर्मेंसेस दूसरी एंटिटीज के साथ कंपेयर करने को इंटर फर्म कंपैरिजन कहा जाता है। इससे परफॉर्मेंस और पोजीशन का फेयर एनालिसिस पॉसिबल होता है। इससे हम समझ पाते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस क्या है, हमारी पोजीशन मार्केट में क्या है। इन द समरी, इन शॉर्ट ऐसे समझिए कि अगर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलायबल, रिलीवेंट, अंडरस्टैंडेबल और कंपेरेबल है तभी वो स्टेक होल्डर्स के लिए डिसीजन मेकिंग में वैल्यूबल बनेगी, नहीं तो उसका कोई यूज नहीं है। अब बात आती है की टर्मिनोलॉजी की। तो अकाउंटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं जो हर स्टूडेंट और प्रोफेशनल को समझना जरूरी है। ये टर्म्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डिसीजन मेकिंग की फाउंडेशन होते हैं। ठीक है, तो पहला जो टर्म हम समझने वाले हैं, पहला जो टर्म हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एसेट। तो एसेट क्या है? अ कंट्रोल्ड रिसोर्स एक्सपेक्टेड टू जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। एसेट एक रिसोर्स है जो बिजनेस के लिए बिजनेस के कंट्रोल में होता है और फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट कर सकता है। अब बात आती है करेंट एसेट की। करेंट एसेट रिलायबल विद इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल और 12 मंथ, इन्वेंट्री, कैश, ये सब। तो करेंट एसेट वो होते हैं जो एक ऑपरेटिंग साइकिल या 12 मंथ के अंदर रियलाइज हो जाते हैं, जैसे कैश और इन्वेंट्री। ठीक है, और नॉन करेंट क्या है? तो नॉन करेंट एसेट लॉन्ग टर्म में होते हैं, जैसे प्लांट, मशीनरी, गुडविल, ये सब। गुडविल भी एसेट है। लेट्स अंडरस्टैंड। ये दोनों समझ में आ गए। अब हम आते हैं लाइबिलिटी। Liability, a present obligation requiring a future outflow of resources, is known as liability. Liability एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है जिसमें फ्यूचर में रिसोर्स आउटफ्लो करना पड़ता है।
देना पड़ेगा दूसरे को, हमारे पास है। करेंट लाइबिलिटीज का मतलब क्या है? तो करेंट लाइबिलिटीज सेटल्ड विद इन ऑपरेटिंग साइकिल और 12 मंथ्स, जैसे ट्रेड पेबल्स। तो करंट लाइबिलिटीज वो होते हैं जो एक साइकिल या 12 मंथ के अंदर सेटल हो जाते हैं या करने होते हैं, जैसे ट्रेड पेबल्स एक एग्जांपल है। और नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या है? तो नॉन करंट लाइबिलिटीज है लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस। कैसे ना? ऑब्लिगेशंस लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस होते हैं, जैसे डिवेंचर्स और लॉन्ग टर्म बैंक लोन्स। इन सबको हम नॉन करंट लाइबिलिटीज कहते हैं। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट टर्म पे, जिसका जो है कैपिटल। लेट्स अंडरस्टैंड इट। कैपिटल वो रिसोर्स होते हैं जो ऑनर्स इन्वेस्ट करते हैं। रिसोर्स इन्वेस्टेड बाय द ऑनर्स ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी बाय द बिजनेस। तो कैपिटल वो रिसोर्सेज होते हैं जो ऑनर इन्वेस्ट करते हैं। अकाउंटिंग में अकाउंटिंग में इसे लायबिलिटी की तरह ट्रीट किया जाता है, क्योंकि बिजनेस को ऑनर को रिटर्न देना होता है। ऐसा नहीं है कि ऑनर ने पैसा लगा दिया, बिजनेस से पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो कैपिटल भी लायबिलिटी ही है। अब बात आती है वर्किंग कैपिटल की, कि वर्किंग कैपिटल क्या है। तो वर्किंग कैपिटल क्या है? नेट करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल नेट निकालने का एक फॉर्मूला है। नेट इज इक्वल टू सी ए माइनस करेंट लायबिलिटीज, सी ए सी एल। तो सी ए सी एल का जो डिफरेंस है उसको हम नेट। ये एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जो करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज के इक्वल होता है। पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी का साइन है। अगर ये प्लस में आ रहा है तो उससे कैपिटल लिक्विडिटी का पता चलता है। अब बात आती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। तो ये एक्सपेंडिचर एक ही अकाउंटिंग पीरियड में होता है, और ये एक ही अकाउंटिंग पीरियड में बेनिफिट देता है, जैसे रेंट और सैलरीज। ये सब क्या है? ये तो कंटिन्यू। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, तो ये एक्सपेंडिचर एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड तक बेनिफिट देता है, जैसे मशीनरी परचेज करना। आपने सैलरी दे दी है एम्प्लॉय को, यहाँ पे आपने दे दी, अब फिर अगले महीने देनी पड़ेगी। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या है? आपने एक बार कोई मशीनरी खरीद ली तो हर महीने नहीं खरीदनी पड़ेगी ना। बस इतना सा डिफरेंस है। लेट्स अंडरस्टैंड प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट तब होता है जब रेवेन्यू एक्सपेंसेस से ज्यादा होते हैं, और लॉस तब होता है जब एक्सपेंसेस रेवेन्यू से ज्यादा हो जाते हैं। सिंपल सा बात है। अब ट्रेड डिस्काउंट की बात करते हैं। तो रिबेट गिवन टू encourage bulk buying, not recording in books of accounts। तो ये एक रिबेट होता है जो बल्क बाइंग को इनकरेज करने के लिए दिया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता। कैश डिस्काउंट की बात कर लेते हैं। तो ये डिस्काउंट प्रॉम्प्ट पेमेंट इनकरेज करने के लिए दिया जाता है। इससे बुक्स में फाइनेंस कॉस्ट के अ, इसे बुक्स में फाइनेंस कॉस्ट के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है, ऐसे समझ लीजिए। अब आप फाइनली इन टर्म्स के बारे में ऐसे समझ ले, एक बार फिर से समझ लेते हैं कि अगर इनकी क्लैरिटी ना हो तो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनालिसिस इंटरप्रेट करने में बहुत मुश्किल होने वाली है, या फिर हम कर ही नहीं पाएंगे। लेट्स गो फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट। अब बात करते हैं मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग की। तो अकाउंटिंग सिर्फ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का प्रोसेस नहीं है, हमने इसकी बात की, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक टूल है जो बिजनेस को मल्टीपल डायमेंशन में सपोर्ट करता है। यहां हम ये समझने वाले हैं कि अकाउंटिंग के की एडवांटेजेस क्या है।
ठीक है। तो सबसे पहले हम जहां से शुरू करेंगे वो है आपका डिसीजन मेकिंग टूल से। ओके। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को इन्फॉर्म डिसीजन लेने में मदद करती है, जैसे एक्सपेंशन प्लान करना, कॉस्ट कंट्रोल करना या इन्वेस्टमेंट को इवेलुएट करना। ये डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग को इनेबल करता है। अब अगला आता है कॉम्परेटिव एनालिसिस। लेट्स अंडरस्टैंड इट। हाउ हाउ डज दिस वर्क? तो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स की वजह से बिजनेस अपने करेंट परफॉर्मेंस को को पास्ट के साथ इंट्रा फर्म और कॉम्पिटिटर के साथ इंटर फर्म कंपेयर कर सकते हैं। ये बेंचमार्किंग और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए बहुत ही इसेंशियल है, बहुत जरूरी है। अब जीएएपी के अकॉर्डिंग, यहाँ पे अगर हम लीगल वैलिडिटी की बात करें तो जीएएपी के अकॉर्डिंग मेंटेन्ड रिकॉर्ड्स और लीगल एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट किए जाते हैं। अगर किसी डिस्प्यूट या ऑडिट सिचुएशन में जरूरत हो तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रूफ के तौर पर यूज किए जा सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब बात आती है टैक्स कंप्लायंसेस की। टैक्स कंप्लायंसेस को समझ लेते हैं। टैक्स कंप्लायंसेस अकाउंटिंग से जीएसटी इनकम अकाउंटिंग से क्या क्या, जीएसटी, इनकम टैक्स जैसी जो लाइबिलिटीज का एक्यूरेट डिटर्मिनेशन हो सकता है। ये इंश्योर करता है कि बिजनेस अपने स्टेचुरी ऑब्लिगेशन टाइमिंग और करेक्टली फुलफिल कर सके। अब आती है प्राइसिंग और डिसीजन मेकिंग। तो सपोर्ट्स एक्यूरेट कॉस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट्स जॉब्स लीडिंग टू प्रॉपर प्राइसिंग। एक्यूरेट कॉस्टिंग के बेसिस पर प्रोडक्ट्स और सर्विस की प्राइसिंग डिसाइड की जाती है। ये प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करने में और मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यहाँ हमने मेरिट्स और एडवांटेजेस समझ लिए। अब हम डिसएडवांटेज की बात करें तो कुछ लिमिटेशंस भी हैं। डिसएडवांटेज ना कहें तो लिमिटेशन तो कह ही सकते हैं। तो जहां अकाउंटिंग के कई बेनिफिट हैं वहीं कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस भी होते हैं। हमें समझना जरूरी है कि ये लिमिटेशंस अकाउंटिंग के स्कोप और एप्लीकेबिलिटी को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग जो है वो है आपका हिस्टोरिकल नेचर। किसकी बात करेंगे हम? हिस्टोरिकल नेचर की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू पास्ट डाटा पर ही बेस्ड है। अकाउंटिंग किस पे बेस्ड है? अकाउंटिंग पास्ट डाटा पर बेस्ड होती है, इसीलिए फ्यूचर फॉरकास्टिंग में बहुत लिमिटेड है। इन्फ्लेमेशन जैसे प्राइस लेवल चेंज और कई चीजें उन्हें इग्नोर किया जाता है। इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की वजह से नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स जैसे एम्प्लॉय लॉयलिटी, ब्रांड रेपुटेशन या मैनेजमेंट क्वालिटी को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। अब बात आती है विंडो ड्रेसिंग की। किसकी आती है? तो विंडो ड्रेसिंग की बात कर लेते हैं। अकाउंटिंग में मैनिपुलेशन की पॉसिबिलिटी होती है, जिससे फाइनेंशियल पोजीशन आर्टिफिशियली फेवरेबल दिखाई जा सकती है। इससे इसे विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ विंडो ड्रेसिंग का ही, कि जब भी किसी स्टार्टअप का आईपीओ आने वाला होता है तो पीछे वो लगातार लॉस में चल रहा होता है और उसी ईयर में वो बेनिफिट आ जाता है, उसको प्रॉफिट आ जाता है। अब पर्सनल बायस ऑफ जजमेंट की बात करें तो कोई अकाउंटिंग एस्टिमेट पर्सनल जजमेंट पर बेस्ड होते हैं, जैसे एसेट्स की यूजफुल लाइफ या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, जो बायस क्रिएट कर सकते हैं। अब बात आती है कॉन्सेप्चुअल डिस्टॉर्शन की। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट की वजह से एसेट्स की करेंट मार्केट वैल्यू डिस्क्लोज नहीं होती, जिससे एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन डिस्टॉर्ट हो सकती है। तो यही था आज की वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमें अकाउंटिंग थ्योरी का
पहले पार्ट को कवर कर लिया है। लेक्चर का ये पहला पार्ट था जिसमें मेरिट्स और लिमिटेशन और बेसिक डिटेल्स को हमने कवर किया। अगला वीडियो पार्ट टू है जिसमें हम 1.12 से 1.19 तक कवर करेंगे, इंक्लूडिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स, आईएफआरएस और समरी। और अगर आपको कंटेंट हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सपोर्ट से ये एजुकेशनल जर्नी और लर्नर्स तक जो पहुंच हमारी होगी उसे और इनहेंस करने में हेल्प मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टडी क्यूरियस।